गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम BS सेकेंड ईयर में मानव भूगोल में हम जो मानव का प्रकृति के साथ अनुकूलन है उसमें जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने पिग्मी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अरब की बद्दू जनजाति के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? अरब की बद्दू जनजाति। बद्दू एक घुमक्कड़ जनजाति है विद्यार्थियों, जो अपने शिकार, चारागाह और जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा घूमते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। बद्दू का शाब्दिक अर्थ होता है सामान्यतः खानाबदोश जनजाति। ये लोग मौसम परिवर्तन होने के अनुसार और परिवार और पशुओं के साथ जल एवं चारे की तलाश में हमेशा भ्रमणशील से रहते हैं। एक स्थान विशेष पर ये लोग जल और चारागाहों की प्राप्ति तक ही रहते हैं। मरुस्थलीय जलवायु पाई जाने के कारण जल एवं चारा सीमित मात्रा में ही प्राप्त होता है, अतः ये जल्दी ही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित कर जाते हैं। बद्दू लोग हमेशा समूह में विचरण करते हैं तथा आधुनिक सभ्यता से संपर्क करना नहीं चाहते हैं। बद्दू लोगों की कई जन उपजातियाँ दक्षिण पश्चिमी एशिया के रेगिस्तानी भागों में पाई जाती है, जो पशुपालन पर अपना जीवन निर्वहन करती है। इन सभी उपजातियों के समूह को अनाजा जनजाति समूह के नाम से भी संबोधित किया गया है। सबसे अधिक जो रुवाला जनजाति के है वो बद्दू पाए जाते हैं। बद्दुओं में भी कौन सी जनजाति के? रुवाला जनजाति के बद्दू है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब देखते हैं बद्दू जनजाति के निवास क्षेत्र। अरब प्रायद्वीप के उत्तर भाग में स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसे हमद और नेफद नाम से जाना जाता है, ये बद्दू लोगों का सर्वाधिक संख्या यहाँ पाई जाती है, जो कि ये वाला क्षेत्र है। विश्व के अगर मैप में दर्ज देखें तो यहाँ हमद और नफेद नामक दो मरुस्थल पाए जाते हैं, जहाँ ये बद्दू जनजाति है वो निवास करती है। दक्षिण पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय भाग में बद्दू लोग सीरिया के मध्यवर्ती भाग से दक्षिण में तथा अरब प्रायद्वीप के उत्तर तक पाए जाते हैं। हमद क्षेत्र में छोटी छोटी घास के विस्तृत चारागाह क्षेत्र भी पाए जाते हैं। चारागाहों के मध्य छोटे छोटे गर्तों में जल पाया जाता है और ये चारागाह एवं जल इनके यहाँ बसने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। हमद के दक्षिण में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र नफेद के नाम से जाना जाता है, जहाँ भी छोटी छोटी घास पाई जाती है। इसके अतिरिक्त शेष अरब मरुस्थलीय क्षेत्र रेतीला होने के कारण निर्जन एवं जनशून्य होता है। हमद एवं नेफद क्षेत्र में जून और सितंबर तक का समय तीव्र गर्मी का होता है। औसतन तापमान इस समय 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तेज धूल भरी हवाएं दिन भर चलती रहती है। वर्षा नाम मात्र का भी नहीं होती है। दिसंबर जनवरी में शीतलता अधिक पाई जाती है, कभी कभी हिमपात भी हो जाता है। ये यहाँ की इस निवास क्षेत्र की जलवायु दशाएं पाई जाती है। अगर हम बात करें बद्दू जनजाति के शारीरिक लक्षणों की, तो बद्दू जनजाति के जो शारीरिक लक्षण है उनमें इनका कद सामान्यतः लंबाई 160 से 167 सेंटीमीटर के मध्य, चेहरा लंबा, नेत्र काले, बाल काले, चमड़ी का रंग पीलापन लिए हुए होता है। दक्षिण पश्चिमी एशिया की भूमध्य सागरीय एवं आर्मेनाइड प्रजातियों के मिश्रण उत्पन्न ये जनजाति मानी जाती है। इन दोनों जनजाति या प्रजातियों के शारीरिक लक्षण बद्दू जनजाति के लोगों में सामान्यतः पाए जाते हैं। अब बात करें हम इनके भोजन की। अगर भोजन की बात करें तो बद्दू लोगों का भोजन ऊँटनी के दूध से प्राप्त होता है। दूध को कच्चा पीने के अतिरिक्त ये लोग दूध से दही, पनीर, मक्खन आदि बनाकर इनका उपयोग करते हैं। ऊँटनी के खट्टे दूध का उपयोग बद्दू लोग सामान्यतः अपने दैनिक भोजन में करते हैं। दूध के अतिरिक्त जौ, मक्का, रोटी, जानवर का मांस आदि भी भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। मेहमान आदि के आने पर ये लोग सत्कार कहवा पिलाकर उन्हें करते हैं। कहवा इनका प्रमुख पेय पदार्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग भेड़ बकरियों, दूध, मांस को भी भोजन के रूप में शामिल करते हैं। बद्दू लोगों के भोजन का प्रमुख आधार है ऊँटनी का दूध, जिसे रुवाला कहते हैं। और सामान्यतः जो मैंने बताया था कि जो बद्दू जनजाति है उसमें रुवाला बद्दू है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में वस्त्र। बद्दू लोगों के निवास क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, अतः गर्म जलवायु के कारण ये लोग केवल सूती वस्त्र पहनते हैं, जो बहुत ढीले ढाले और हल्के होते हैं। बद्दू जनजाति के पुरुष सूती कपड़े से बने कुर्ता एवं पजामा या चोंगा पहनते हैं। शीत ऋतु में
भेड़ की बाल से बनी जैकेट पहनते हैं। सिर पर टोपियाँ पगड़ी बांधते हैं जिससे धूप से सिर का बचाव हो सके। स्त्रियां भी सूती कपड़े के मुलायम एवं हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। इनके कपड़े मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल बने होते हैं। अगर हम बात करें इनके व्यवसाय की बात करें तो बद्दू लोगों के निवास क्षेत्र की प्रतिकूल जलवायु एवं जल की कमी के कारण पशुपालन के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नगण्य पाए जाते हैं। अतः इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन होता है। पशु में प्रमुख रूप से ऊँट, भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर आदि जानवर पाले जाते हैं। ऊँट का महत्व है वो सर्वाधिक होता है। ऊँट, घोड़े, खच्चर आदि पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर सामान लादने के काम में आते हैं। भेड़ बकरियों से दूध, मांस, चमड़े, ऊँट से दूध, बाल, चमड़ा आदि प्राप्त होते हैं। मरुस्थलीय जलवायु में सर्वाधिक उपयुक्त जानवर ऊँट ही है। इसके गद्देदार पैर रेगिस्तान में रेत में धंसने से बचाते हैं और चलने में इनको आसानी प्रोवाइड कराते हैं। ऊँट मरुस्थलीय क्षेत्र में एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। ऊँट मरुस्थलीय क्षेत्र में यात्रा करने के साथ चारा पानी की तलाश करने में मुख्य परिवहन के साधन के रूप में काम में लिया जाता है। ऊँट बद्दू लोगों के आर्थिक स्तर का भी आधार माना जाता है। जिसके जितने अधिक ऊँट होते हैं वो उतना ही धनवान माना जाता है। कृषि करना प्रतिकूल जलवायु के कारण यह संभव नहीं है। ये लोग कृषि व्यवसाय को निम्न स्तर का मानते हैं। केवल बारूदानों के पास जहाँ समतल भूभाग होते हैं ये लोग खाद्यान्नों के लिए जौ, मक्का, खजूर, खरबूजे, सब्जियाँ आदि बहुत ही कम मात्रा में उगाते हैं। अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए ये लोग व्यापार भी करते हैं। साथ ही ऊँट, घोड़े, पालतू जानवरों से चमड़ा आदि बेचकर ये लोग जौ, आटा, वस्त्र, कौवा, खजूर आदि की आवश्यकताएं भी प्राप्त करते हैं। पशुओं को पालने के लिए इनमें मौसमी प्रवास पाया जाता है। ये लोग जहाँ अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहाँ ये लोग स्थानांतरित हो जाते हैं और जहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, चारागाह मिल जाती है, ये लोग स्थानांतरित होकर के उस स्थान पर चला जाता है। वहाँ खत्म होता है तो ये लोग स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये पलायनें करते रहते हैं। चारागाह एवं जल ग्रीष्म काल में प्राप्त हल्की वर्षा से प्राप्त होता है, लेकिन शीतकाल में जब यहाँ पर पानी और चारा समाप्त हो जाते हैं ये लोग दक्षिण की ओर विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी और चारे की तलाश में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये थे स्थानांतरित होने के कारण। क्या कारण है? चारा और पानी। इसके साथ इनका घर। बद्दू जनजाति के लोग हमेशा ही चारा और जल की खोज में भ्रमणशील रहते हैं। जहाँ भी जल और पशुओं के लिए चारा मिलता है ये लोग वहाँ तक रहते हैं। इसलिए इनका जो निवास स्थान है वो स्थायी नहीं होता है। इसके बाद दूसरी जगह अपने निवास स्थापित करते हैं जहाँ चारा और जल मिल जाता है। हमेशा घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के कारण इन लोगों के घर अस्थायी होते हैं। विभिन्न जानवरों की खाल एवं कपड़े के बने तंबू ये हमेशा ही अपने साथ रखते हैं। जहाँ भी रुकते हैं वहाँ तंबू बना लेते हैं। तंबू के अंदर कपड़ा, चमड़ा लगाकर अलग अलग खंडों में विभाजन कर लिया जाता है। स्त्री बच्चों और पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाए जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं इनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है। सामाजिक संगठन। बद्दू जनजाति के लोग कई उपजाति वर्ग में पाए जाते हैं। एक जाति विशेष के लोग एक समूह में रहते हैं। इनके समाज में पिता का स्थान सर्वोच्च होता है। समाज है वो पितृ प्रधान होता है। एक गोत्र या जाति के 3-4 पीढ़ी के लोग सम्मिलित रूप से एक समूह में निवास करते हैं। चारागाह की तलाश में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भ्रमण करते रहते हैं। बद्दू जाति के लोगों में रक्त संबंध सुदृढ़ एवं शक्तिशाली पाया जाता है। प्रत्येक समुदाय के लोगों के कपड़ों का अलग अलग रंग होता है। विभिन्न समुदायों में से सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह मुखिया के माना जाता है। इस मुखिया ने सभी समुदाय के लोग शेख के नाम से जाने जाते हैं। बद्दू लोगों का धर्म है वो किस प्रकार का है? इस्लाम। और इनका मुखिया क्या कहलाता है? शेख। ये लोग बहु विवाह प्रथा को अपनाते हैं। एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर लेता है। किसी की 4-4 स्त्रियां भी होती है। इनमें अपने जाति और गोत्र विशेष में विवाह करने की प्रथा प्रचलित है। ये लोग अपनी सगी बहन के अतिरिक्त किसी भी लड़की से विवाह कर सकते हैं। समाज अलग अलग सेवाओं के आधार पर लुहार, सुनार, तंबूकार, सेवक आदि जातियों में बटा होता है। दास प्रथा का प्रचलन भी बद्दू जनजाति के लोगों में वर्तमान समय तक है वो विशेष तौर से पाया जाता है। तो ये थी बद्दू जनजाति और बद्दू जनजाति के सामाजिक संगठन के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।